नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सोने और चांदी में अचानक से जो तेजी आई थी वो लगातार बरकरार बनी हुई है। चांदी ने सोने से भी तेज रफ्तार पकड़ी और वो $60 के करीब बनी हुई है। लेकिन भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात कि रुपए की कीमत गिरती जा रही है। तो वो कितना चिंता करेगी, भारत के लिए कितनी परेशानी बन सकेगी, इन तमाम चीजों को समझते हैं। वित्तीय विश्लेषक विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और द स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। शरद सर, ये किस तरीके से इसे देखा जाए, जो सोने में कल तेजी आई थी वो अभी भी बनी हुई है और तेल के दाम बढ़ रहे हैं सर। ब्रेंट के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सोने और चांदी दोनों में तेजी बनी हुई है। और चांदी तो सोने से भी तेज भागी है, यानी उसमें ज्यादा तेज रफ्तार है। इनफैक्ट विक्रांत, मैं आपको अपडेट कर दूं। जी। शायद आप आज अपनी लोकेशन से ट्रैवल कर रहे हैं और हो जी। सकता है अपने अपने डेस्क से इधर उधर हुए होंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ। तो जो सोने में चांदी में तेजी आई थी उसमें उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। अच्छा। और प्रॉफिट बुकिंग आने का कारण ये था कि सुबह जो क्रूड ऑयल के दाम 96 के आसपास, 95 96 थे। हाँ। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो वो 98 पहुंच गए हैं। ओह। और क्रूड ऑयल 98 पहुंच गया और उसके बाद वहां पर जो डॉलर इंडेक्स था वो 101 से ऊपर चल रहा है। बॉन्ड यील्ड 4.7 के आसपास पहुंच हाँ। गई है। इसकी वजह से सोने में फिर बिकवाली आई है कॉमेक्स में। और वो $4100 से नीचे आ गया है, $4090 पर आ गया। तो जो सुबह के टाइम, सुबह सुबह $4150 तक चला गया था, अब वो $4090 तक आ गया। इसको अगर हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें, भारतीय दामों में कन्वर्ट करें, तो मेरी कैलकुलेशन कहती है, हालांकि एमसीएक्स में अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वहां की कीमत को, हाँ। पर मेरे हिसाब से अभी 1,43,000 और 44,000 के बीच में आ गया है, जो कि 1,45,000 पहुंच गया था। तो करीब 1,500 से 2,000 की करेक्शन एक आई है, एक प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या दबाव दोबारा से आया है। बिकवाली की जहां तक मेरी जानकारी है, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले डेटा एनालाइज कर रहा था कॉमेक्स का न्यूयॉर्क में, उसमें बिकवाली के जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फिर से एक बार बिल्डअप हुए हैं। जबकि हैरानी की बात यह है कि 29 तारीख को कॉमेक्स की एक्सपायरी है, उसके बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स बुक हुए हैं। क्योंकि एकदम से कच्चे तेल में 2 टैंकरों पर अटैक हुआ है भारी, सऊदी अरेबिया के आसपास। और इन टैंकरों पे अटैक की वजह से जो बाबल मंदेब का रास्ता है वो भी पूरी तरह से बंद होने के आसार नजर आ गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, मैं जानकारी के लिए बता दूं, पूरी तरह से फिर से हाँ। बंद हो गया है। और उस पे हालांकि अमेरिका कह रहा है उन्होंने उन्होंने किसी पे अटैक किया तो हम ये करेंगे, और ईरान ने साफ कह दिया ये केवल और केवल इस रास्ते पे हमारा कंट्रोल है, इस पे किसी और का कंट्रोल नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो काफी भयंकर मामला हो चुका है। 12वें दिन लगातार अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं और ईरान ने भी बाकायदा पलटवार की धमकी दी है। अब मुझे नहीं लग रहा ये कैसे समाप्त होगा। एक ही तरीका है इसको समाप्त करने का, या तो अमेरिका उनके जितने भी आर्सेनल है जिसको युद्ध के उनके मिसाइल्स हैं, ये हैं जो उनके लॉन्चिंग पैड्स हैं मिसाइल के, उन सबको ध्वस्त कर दे, या तो ये तरीका है। या फिर कोई बातचीत हो, हाँ। उसके जरिए रुके। वरना ये जो अब हालात है, क्योंकि उन्होंने ब्रिजेस पे, पावर प्लांट्स पे हमला करने का कर दिया है और हुथियों को एक्टिवेट कर दिया है, तो मामला यहां से। और ईरान ने तो सुबह ये भी बयान दिया है कि अगर हम तेल नहीं बेचेंगे तो हम दुनिया में किसी को तेल बेचने नहीं देंगे, ये हाँ। बात उन्होंने बोल दी है। उनको लग रहा है कि हमारी मिसाइल्स अमेरिका के आगे शायद ज्यादा दिन तक टिक ना पाए, क्योंकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी अमेरिका ने काफी फेल किया है हमले कर करके। तो वो अब ये जो गुरिल्ला तरीका होता है ये लगाएंगे कि वो जाके अलग अलग जगह अटैक करेंगे, जिससे ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, ट्रेड को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा प्लान ईरान में ऐसा चल रहा है जो कि अमेरिका और बाकी दुनिया को हैरान करेगा। इतना मुझे जरूर पता है, कोई आपको सरप्राइज देने वाली चीज वहां से निकल के आएगी, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध चल रहा है इसमें ईरान ज्यादा देर तक अमेरिका आगे आगे टिक नहीं पाएगा। क्योंकि लगातार अमेरिका जो है उनके सैन्य ठिकानों पे, सैन्य फैसिलिटीज पर, मिलिट्री बेसिस पर, मिलिट्री लॉन्चिंग फैसिलिटीज पर, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स पर, उनके नेवल बेसिस पर, सब जगह अटैक कर रहा है। हम्म। कुल मिला के आर्थिक तौर पे हम देखें तो हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही विक्रांत, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बयान दिया है कि ओएमसीज को बहुत भारी घाटा शुरू हो गया है, पेट्रोल हम्म। में, डीजल में, एलपीजी में। उन्होंने कहा है कि खाली एलपीजी का घाटा पिछले कुछ दिनों का 51,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो अगर पेट्रोलियम मंत्री ये बात कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है लोगों के लिए बहुत ही चिंता की बात है।
अगर वो कह रहे हैं कि भारी घाटा ओएमसी इसको हो रहा है, तो आप इसका क्या संकेत समझते हैं? आप समझ जाइए कि कहाँ हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, ₹7.5 बढ़ोतरी को वापस ले जाने की, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स को वापस ले जाने की। यहां तो मामला बिल्कुल उससे पलटता आ रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था आपको, आपको याद होगा कल जब हमने बातचीत की थी, तो जी। हमने बात की थी कि शायद सोना चांदी के संदर्भ में बात की थी कि सोना चांदी शायद डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स की गिरफ्त से बाहर निकल रहा है। पर मैंने आपको याद होगा एक बात बोली थी कि अभी थोड़ी जल्दी होगी। हाँ, अभी इस निष्कर्ष पर ना पहुंचे, आप मेरा वीडियो निकाल के और बिल्कुल आप देखिएगा कल का, जिन लोगों बिल्कुल ने आपने देखा कि अभी यही मैंने शब्द है। हाँ। मैंने कहा अभी मैं पूरी तरह से कंक्लूड नहीं करूंगा कि गिरफ्त से निकल गया, और ठीक वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। फिर एक बार सोना, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की गिरफ्त में आता दिख रहा है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो तेजी कल सोने में दिखी थी विक्रांत, उसका हाँ, एक कारण आपको बताऊं कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े 2.8 से गिर के 2.6 पर आए थे। तो इससे एक उम्मीद बन गई थी कि अब जो है फेड रेट नहीं बढ़ाएगा, महंगाई उतनी नहीं बढ़ेगी, तो फेड रेट नहीं बढ़ाएगा। आज रात को जॉबलेस क्लेम्स के भी आंकड़े आने हैं अमेरिका के। अगर जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आज ज्यादा आए, मतलब ज्यादा लोगों को नौकरियां, बेरोजगारी वहां ज्यादा दिखाई दी, तो फिर थोड़ा सोने में आपको फिर रात को सुधार दिख सकता है। क्योंकि उससे फिर माना जाता है लोग सामान कम खरीदेंगे, वही चेन सामान कम खरीदेंगे तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो फेड रेट नहीं बढ़ाएगा। कुल मिला के बहुत ही वॉलेटाइल स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ मामला जो है पेंडुलम की तरह स्विंग कर रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने सुबह यह भी बयान दिया विक्रांत, कि कच्चे तेल के दाम जल्दी कम होंगे, क्योंकि उनको चिंता हो रही है अमेरिका में फिर हाँ, एक बार महंगाई बॉम्ब जो है फूटने वाला है, जो बड़ी मुश्किल से वो ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ उनको इलेक्शन, तो दोनों में उनको इलेक्शन दिख रहे हैं। हाँ, एक तरफ ईरान का युद्ध वो कंक्लूजन करना चाहते हैं, जीत के आना चाहते हैं, अपनी साख बचाना चाहते हैं, अमेरिकी जनता को खुश करना चाहते हैं, देखो हमने आपको न्यूक्लियर खतरे से बचा लिया, डेथ टू अमेरिका जो बोलता था ईरान, हमने आपको उससे बचा लिया। एक तरफ ये है। दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि अगर मैं राष्ट्रपति होता वहां का, और इस समय मुझे निर्णय लेना होता, तो मैं पहले महंगाई को देखता। हाँ, मैं पहले ये अपनी साख बचाने की नहीं सोचता कि मैं पहले वहां पर युद्ध जीत के आ जाऊं, वो युद्ध जिसको ज्यादातर लोग समर्थन ही नहीं कर रहे हैं। पहले वो उस युद्ध को जीतने में लगे हुए हैं। और इधर जो अमेरिका में जो हाहाकार अर्थव्यवस्था मचा हुआ है, मुझे लगता है अमेरिकी जनता उससे ज्यादा आहत है। तो इसलिए ये तो डोनाल्ड ट्रंप का निर्णय है कि वो क्या करना चाहते हैं। बाकी परिस्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है क्रूड ऑयल का। और अब तो रुपया 97 की तरफ बढ़ने लग हाँ, गया है। 97 की तरफ जितने बिल्कुल। जितने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विक्रांत मेजर लिए थे बॉन्ड्स के, विदेशी निवेश यहाँ बढ़ाने के, एफसीएनआर डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं बैंकों ने, बड़ा कुछ किया गया, उससे निवेश आया भी है। पर उस निवेश की रफ्तार ये जो क्रूड ऑयल और डॉलर की डिमांड है उसको बीट नहीं कर पा रही है, इस वजह से। तो मुझे लग रहा है अब आरबीआई को, यहाँ 97 की तरफ बढ़ता है तो आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार भी जब 97 की तरफ बढ़ा था, आपको याद होगा विक्रांत, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया था। वही लेवल हमको फिर से एक बार देखने को मिलने वाले हैं। तो जनता ज्यादातर, लोगों का ध्यान इस समय ज्यादातर जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सारा नीट को लेके जो जो सारी बातचीत चल रही है, विपक्षी पार्टियों के और पक्ष और विपक्ष का आपस में जो विवाद चल रहा है, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, इन सब चीजों पर लोगों का इस समय ध्यान है। पर मुझे लग रहा है कि जब ध्यान आएगा उनका अपनी जेब पर, अपने घर के बजट पर, अपनी रसोई पर, अपनी ग्रोसरी पर, तो फिर मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा वहां पर भी सरकार को इस समय अपना ध्यान लगाना चाहिए कि अब क्या तैयारी हमने करी हुई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस समय सरकार ने तैयारी क्या करी है इस हालात की। क्योंकि अगर फिर एक बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं यहां से, तो परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ने वाला है और बिल्कुल। इनपुट कॉस्ट बढ़ने वाली है। शेयर मार्केट इस समय जब हम बात कर रहे हैं फिर एक बार प्रेशर में, बड़ी मुश्किल से 24,000 निफ्टी विक्रांत ऊपर गया था, हाँ, फिर 24,000 से नीचे आ गया। मुझे लगता है बार बार लोगों को उम्मीद बंधती है, बार बार वो उम्मीद टूट जाती है। तो इसका कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा है। जब लोग सोचते हैं कि अब वर्स्ट इज बिहाइंड अस, उसी समय फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है।
बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात तो अब जो रुपए की कीमत बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से तेल पेट्रोलियम मंत्री ने आज बता भी दिया है कि तेल कंपनियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो उनके बताने का ये मतलब है कि आने वाले दिनों में तैयार रहिए। इस तरीके के संकेत तो साफ दिखाई दे रहे हैं सर कि एक बड़ा महंगाई बम एक और फूट सकता है। बिल्कुल। जो मुझे लगता है उन्होंने एक तरह से मेंटली लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको ये आंकड़े हम बताएंगे कि भाई ये ऐसी हालत है, तो अगर कल को हम बढ़ाते हैं तो आप तैयार रहेगा। मुझे लग रहा है अगर ये 100 की तरफ जाता है, हम्म। और जैसे ही ये 100 पार करेगा विक्रांत, क्रूड ऑयल, जो कि अब पूरी उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि 10-12% जो है वॉल्यूम बाबल मंदेब से होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा बंद है। इस समय हमें तेल लेने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है केप ऑफ गुड होप, जो बहुत लंबा रास्ता है। शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है, शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ता है, हमारे लिए तेल देर में भी पहुंचता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। तो इसलिए परिस्थिति जैसे ही 100 से ऊपर जाएगा, मुझे हैरानी नहीं होगी विक्रांत अगर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फिर एक बार आपके उस पे नजर रखें कि आपको तेल के, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल, एलपीजी, कमर्शियल सिलेंडर, सबके आपको कीमतें ज्यादा देनी पड़ेंगी। अगर जो रफ्तार से बढ़ रहा है कच्चा तेल, मुझे लग रहा है वो दिन अब दूर नहीं है, वो कभी भी हो सकता है जैसे ही $100 पार करेगा, ऐसा मुझे अंदेशा नजर आ रहा है। ऑल्टो आई वुड होप, विश एंड प्रे कि ऐसा ना हो, क्योंकि लोग इसको, इससे ज्यादा महंगाई की मार झेलने में वाकई में बहुत बड़ी समस्या बिल्कुल। खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो सर इसका मतलब तो सोना और चांदी दोनों ही इस समय एक भंवर में फंसे हुए हैं, और उस भंवर से निकलने का उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों से कि चांदी अब थोड़ा सोने के मुकाबले ज्यादा भाग सकती है, क्योंकि उसकी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो जिस तरीके से बनी हुई है और बढ़ रही है, तो हो सकता है कि चांदी थोड़ा भागे तेज सोने से। देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड तो चांदी की विक्रांत लगातार बनी हुई थी। लगातार। एआई हाँ। डेटा इक्विपमेंट ले लीजिए, सोलर सेल ले लीजिए, आप सेमीकंडक्टर ले लीजिए, उसकी डिमांड में तो पीछे कुछ महीनों में कमी नहीं आई है। चांदी इस समय सोने के फैक्टर्स के ऊपर ही चल रही है। जो सोने को फैक्टर्स चला रहे हैं, थोड़ी सी जीएसआर रेशियो बोलते हैं उसको, हाँ। थोड़ी सी जीएसआर जीएसआर रेशियो आगे पीछे होती रहती है। 1/60, 1/64, कभी 1/58, कभी 1/60, तो इस आगे पीछे चलती रहती है। पर प्रिंसिपली अभी चांदी सोने के साथ चल रही है। पर एक अच्छी बात जो मुझे सोने चांदी में दिखाई दी, कि हाँ। चारों तरफ से सोने चांदी की कीमतों को दबाने वाले फैक्टर्स इस समय अपनी जगह है। उसके बावजूद सोना चांदी हाँ। पूरी कोशिश कर रहे हैं इस भंवर में से निकलने की, इस ट्रैप में से निकलने की। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल, इन्फ्लेशन का रिस्क, रेट बढ़ने का रिस्क, इस सब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही कुछ भी हालात अगर सुधरे, जरा सा भी सुधार हुआ, तो आपको एकदम से सोना भागता दिखाई देगा, क्योंकि अंडरलाइंग जो बाइंग है वो लगातार देखने को मिल रही है। क्योंकि हम लोग कॉमिक्स के लगातार लॉन्ग और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वॉल्यूम्स को, मेरी जो इकोनॉमिक एनालिसिस विंग है वो उसको ट्रैक करती रहती है। उसमें हमें साफ इंडिकेटर दिख रहे हैं कि हालात जैसे ही पर जब तक सुधरेंगे नहीं, तब हाँ। तक आपको ये दिखता रहेगा। पर मुझे लगता है मौका अच्छा है लोगों के लिए। देखिए, मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा इसको विक्रांत, कि जब तक आपको सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से कम मिल रहा है, हम्म। तब तक आप समझिए कि आपके लिए बहुत अच्छी बार्गेन। अबे 1.5 लाख से कम कुछ भी हो सकता है, 1,40,000 भी हो सकता है, हाँ। 45 भी हो सकता है, कल को 35 और शायद 30 भी हो सकता है। बिल्कुल। पर जब तक 1.5 लाख से कम है, तब तक के लिए मुझे लगता है सोने चांदी के लिए आपको एक मौका दे रहे हैं। और चांदी जब तक आपको 2 लाख और ये 2.5 लाख के बीच में मिल रही है, मैं इसको ऐसे कहूँ कि चांदी वोलेटाइल बहुत है, 2,10,000 और 2,40,000 के, ऐसा लगा लीजिए, चलिए मैं रेंज नैरो उसके बीच में जब तक आप मिल रही है, अच्छा एक मौका है। अगर कोई इस बात पे यकीन कर सकता है कि भविष्य सोने हाँ। चांदी का होने वाला है। सर वर्ल्ड बैंक की जो ताजा सलाह है उसके मुताबिक अगर एनर्जी की कीमतें तेल की कीमतें अगर लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रही, जिसकी अब संभावना ज्यादा दिखाई दे भी रही है, तो दुनिया के तमाम केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करने में और देर कर सकते हैं। तो इसका क्या असर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, ब्याज दरों में अगर कटौती नहीं होगी, तो दुनिया की जो जीडीपी है वो सीधा सीधा प्रभावित होगी। कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, आईएमएफ की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने बोला कि ग्लोबल इकोनॉमी 3% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और ये भी उन्होंने बहुत आशावादी होकर बोला है। मेरी जो कैलकुलेशन कहती है कि 2 और 2.5 के बीच में मुश्किल से ग्रोथ आएगी। ये जो साल है, जो हालात अभी मुझे दिख रहे हैं, शायद हो सकता है 2 से भी नीचे चली जाए। पर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, ये लोग बहुत ज्यादा पेसिमिज्म नहीं फैलाती हैं, इन्होंने 3% पे रखा है। और अगर यहां से ब्याज दरें नहीं घटती हैं,
तो आपको ये वर्ल्ड जीडीपी कम ग्रो करती दिखेगी, आपको पैसा महंगा होता दिखेगा, नए बिजनेसेस नहीं शुरू होंगे, एक्सपेंशन नहीं शुरू होंगी, डिमांड गिरेगी, महंगाई बढ़ेगी, सोना चांदी पे प्रेशर आएगा, स्टॉक मार्केट हिलेंगी। मैं अगर इसको एक लाइन में विक्रांत कहना चाहूं, जी। तो जिस मंदी की, मैं वो पहला व्यक्ति था बदकिस्मती से जिसने मंदी की इस साल फोरकास्ट करी थी। अब देखिए, मेरी फोरकास्ट डेवलप्ड नेशन में तो सत्य साबित हो चुकी है ऑलरेडी। आप जो यूरोप का ज्यादातर हिस्सा है और अमेरिका, बताते कुछ भी रहे उसको छोड़िए, आप वो जो अपने जीडीपी नंबर्स बता रहे हैं उनको छोड़िए, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वो ऑलरेडी रिसेशन में है। अब ये रिसेशन फैलेगा उन जगह जहां पर अभी तक रिसेशन के चांस नहीं थे। इसमें मैं साउथ ईस्ट एशिया लेता हूं, इसमें मैं फार ईस्ट लेता हूं, इसमें मैं ऑस्ट्रेलेशिया लेता हूं, इसमें मैं यूरोप के वो देश लेता हूं जहां अभी रिसेशन नहीं था, ज्यादातर यूरोप में था, कुछ देशों, इसमें मैं अफ्रीका को लेता हूं। भारत की क्योंकि ग्रोथ की रफ्तार 6.5-7% है, तो भारत में रिसेशन इतनी जल्दी हम नेगेटिव में तो नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और ग्रोथ स्टोरी कंजम्पशन स्टोरी पे चलती है। और मैं इसमें चाइना भी लेना चाहूंगा। बताएं, देखिए, जो देश स्वीकार करे ना करे वो एक उनकी मर्जी है, और आर्थिक पैरामीटर्स बता रहे हैं कि हम इस साल मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो युद्ध का बार बार शुरू होना, लगातार चलना, राउंड 1 राउंड 2 खत्म ना होना, जिद पे अड़ जाना, कच्चे तेल के, ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि मंदी का। कल मैं एक बड़े न्यूज चैनल पर था, आप भी उनसे पहले किसी जमाने में जुड़े हुए थे, जी। वहां पर मैंने सावधान किया है लोगों को फिर से एक बार के साथ, आप भले ही अभी कंफर्टेबली रह रहे हैं, पर तैयारी कर लीजिए कि एक थोड़ा सा कठिन समय मुझे लग रहा है आने वाला है। थोड़ी सी बीच में उम्मीद बनी थी कि हम मुश्किल समय को पीछे छोड़ चुके हैं, वो भी राष्ट्रपति ट्रंप ने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। बिल्कुल सर, यही मैं अंतिम सवाल पूछना चाह रहा था कि दुनिया के सामने खड़ी इस आर्थिक महामंदी, जो पूरी दुनिया के सामने बड़ा खतरा है, ट्रंप इसके सबसे बड़े विलेन होकर के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, सारी दुनिया को उन्होंने उन्होंने रिसेशन के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। उनकी एक जिद है कि हम उनको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, हम उनको ये नहीं करने देंगे, हम उनको वो नहीं करने देंगे। और वो भी फिर आप जब उन पे करेंगे तो वो भी पलट के कुछ ना कुछ तो करेंगे। देखिए, हाथ पे हाथ के रख के तो कोई बैठेगा नहीं। ईरान को भी अपनी इज्जत, अपनी सॉवरेनिटी प्यारी है। किसी देश पे जब हमला होगा तो ईरान पलटवार, उसका जहां बस चलेगा वहां पर वो करेगा, जो भी उसके हाथ लगेगा उसको वो अटैक करेगा। और पर आप ये है कि आपको अपनी, मुझे लगता है मैं अगर इस समय राष्ट्रपति ट्रंप होता जी। तो मैं अपनी अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान हाँ। देता। क्योंकि मेरे एनसीटीसी के चीफ जो केंट पहले बोल के जा चुके हैं, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, जो देखते जो खाली यही चीज देखते कि हमें कोई खतरा नहीं था, हमें कोई खतरा ही नहीं था शुरू में, क्यों ये पंगा लिया खामखा का। मैं अपनी अर्थव्यवस्था की तरफ देखता। मेरे यहाँ 100 समस्याएं। अभी तो कल का दिन एक और महत्वपूर्ण दिन है विक्रांत, हाँ। जाते जाते आपको ये जी। बताऊं कि कल यानी 24 जुलाई को अमेरिका ने जो बेस लाइन टैरिफ लगाया था 10% का, वो कल एक्सपायर हो रहा है, हाँ। और 150 दिन पूरे हो रहे हैं। अब इनको वापस कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। मुझे जहां तक खबर मिली है कि कल से ये और अब नए नए प्रकार के टैरिफ्स, यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के अंतर्गत नए नए सेक्शंस के अंदर टैरिफ लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने जो है कनाडा पर लगा दिया है, ब्राजील पर लगा दिया है, भारत को धमकी दे दी है। अब ये युद्ध के साथ साथ आपको कल के बाद यानी कि अगले हफ्ते की शुरुआत होते ही ये टैरिफ टैरिफ का गेम भी साथ में सुनने को मिल जाएगा। तो ये तो रेसिपी फॉर डिजास्टर है, ये रेसिपी फॉर रिसेशन है विक्रांत। ये मतलब मंदी में और कैसे जाया जाता है? युद्ध चल रहा है, उधर सप्लाई चेन आप टैरिफ लगा के डिसरप्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं होता तो मैं अपने देश की तरफ देखता कि मेरा देश आगे कैसे बढ़े, लोगों की इनकम कैसे बढ़े, उनका निवेश सुरक्षित रहे, नौकरियां कैसे मिले, रिटेल सेल कैसे पैदा हो। फैक्ट्रियां लगाने की आप सोच रहे थे, फैक्ट्री लगाने का तरीका इनको खाली टैरिफ मिला, मुझे समझ में नहीं आया। फैक्ट्री लगाने के और भी बहुत तरीके हो सकते थे, आप इंसेंटिव दे सकते थे। कहां ले जा रहे हैं ये दुनिया को? हिंदी में कहावत है, जी। संस्कृत में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल, वो इनके मामले में सही साबित होती है सर, बिल्कुल। जी हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, इस सो चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।